क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है कि आप हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है? यशपाल की रचना है। सिंहावलोकन, माटी की मूर्तें, जंजीरें एवं दीवारें, चित्रलेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। जंजीरें एवं दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है? गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। क्या उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। फिर अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। परख है, रंगभूमि है, पुनर्नवा है, तट की खोज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। परख परख मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तट की खोज हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। संधनी है, रंग में भंग है, चक्रवाल है, पूर्वा है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्वा पूर्वा अज्ञेय की रचना है। और चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संधनी संधनी महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। कमेंट करेंगे। गोदान है, इंदुमती है, नहुस है, यामा है। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। और एक इनका उपन्यास है गबन, इसको याद रखिएगा। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। यामा यामा किसकी रचना है? आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो अब तो हम बता ही दिए हैं कि यामा महादेवी वर्मा की रचना है और यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हुंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर मुक्तिबोध। तो हुंकार काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। और कौन प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं, साथ में अज्ञेय हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं, ठीक है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1943, 1951, 1941। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। और तार सप्तक यानी चारों सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका
पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अशोक को जो कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की आचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता है। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट पड़ता था। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया, तो आप समझ जाइए अशोक के फूल से लिया गया है, आसान है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश नहीं गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों को आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गोदती थी तब उनके चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाले की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। इसके बाद असंजनकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। तो असंजनकारी मतलब होता अनुराग उत्पादक, कर्णावतंस का मतलब होता कर्णफूला। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, एक करना रहता है इसमें से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए निंदा शब्द मिल गया आपको। तो निंदा रस पाठ का नाम है और लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। आपको यहाँ से 2 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। निंदा किसकी पूंजी होती है। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है, ठीक है। फिर है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना है, ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है, उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निंदा लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, निंदा होता है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरी होए ना यह तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा पवन से कहती है मथुरा जाकर, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुमसे मेरी अन्य सारी बातें पूरी ना हो पाएं तो तू मेरी इतनी विनती मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। श्री कृष्ण के मेरे प्यारे प्रियतम के कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ वापस लौटाओ, मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जीवित रह जाऊंगी। तो ये पवन दूतिका से लिया गया है। कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कमल पग में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है। तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उसकी बातें मान ले और
उसके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे। इसके बाद में अगला है, नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? कैकेयी कहती है शपथ क्या है, कसम क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर हम अबला यानी बलहीन स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? कैकेयी कहती है, यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ, यदि मुझे राज्य के लिए भरत ने जरा सा भी उकसाया हो, तो जिस प्रकार मैं अपने पति को खो दिया हूँ, उसी प्रकार पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, मैं जो कह रही हूँ सब लोग सुने। यदि उसमें कोई तत्व पाओ, सार पाओ, तो उसे सब धारण कर लें। कैकेयी कहती है, करके पहाड़ सा मौन पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती है कि मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करके चुप रह जाऊं और रत्ती भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने बता दी आपको। इसके बाद दुर्बलता का चिन्ह क्या है? तो दुर्बलता यानी सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का परिणाम है। दुर्बलता का चिन्ह है शपथ खाना। इसे कौन किससे कह रहा है? तो यह कथन कैकेयी राम से कह रही है। ठहरो, मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो, यह कथन किसका है? तो ये कैकेयी का कथन है। ठीक है, नीरो की क्या स्थिति थी यहाँ पर दिया हुआ है, तो नीरो सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जीवन परिचय का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और कल एक वीडियो आपको जीवन परिचय का मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। तो इसका भी वीडियो आपको कल कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 7 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। 2 नंबर संदर्भ के लिए मिलते हैं, 5 अंक अनुवाद के। तो संस्कृत साहित्य का सरस यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में ललित भावों को समझने की सत्य और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे देखेंगे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान, वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का खा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जल बिंदु निपाते यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूरते घटा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जातक कथा से लिया गया है। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर कैसा होगा। फिर प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। ठीक है, 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद 10 का खा गा है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस, यमक अथवा संदेह अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो श्रृंगार रस, यमक अलंकार, चौपाई छंद, ये सब आप तैयार कर लेंगे। 6 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है और इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 12 का है पहला,
वधुत्सवा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वधु प्लस उत्सवा होता है। और स्वागतम का होता है शु प्लस आगतम। इसमें दीर्घ संधि है, इसमें यणि संधि है। इसके बाद है नायिका का संधि विच्छेद, तो नय प्लस अका होता है। क्या होता है? नय प्लस अका। निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास नाम लिखना है। अनुरूपम में अन उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है मेरे प्यारे बच्चों। श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधारा है और भरपेट में भर उपसर्ग है, तो अव्ययीभाव समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट करना है। तो कटुता में कटु शब्द है और तल प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। तो गुरुता में गुरु शब्द है और तल प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। कितने अंक का है? 2 अंक का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आकाशे छात्रे समम स्नाति। ठीक है, तो इसमें जो है सायुक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीय विभक्ति है, ध्यान रखेंगे। श्री गणेशाय नमः। ठीक है, श्री इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।